के बाद में मुद्रा अस्तित्व में, ये प्रणाली लुप्त हो गई, मुद्रा अस्तित्व में आ गई और आज दुनिया के लगभग देशों में मुद्रा के माध्यम से व्यापार होता है। प्रत्येक देश की अपनी अलग करेंसी पाई जाती है। अब देखिए मुद्रा हमारे पास में किस रूप में आती है? रूप का मतलब व्यक्ति के पास मुद्रा के पहुंचने का स्रोत क्या है? मुद्रा के दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है औपचारिक स्रोत और दूसरा स्रोत होता है अनौपचारिक स्रोत। यानी मुद्रा हमारे पास में किस प्रकार से पहुंचेगी? मुद्रा के पहुंचने के स्रोत होते हैं जिसको हम ऋण बोलते हैं। अगर आप किसी बैंक के माध्यम से आपके पास में मुद्रा पहुंच रही है या आप अन्य किसी व्यक्ति से मुद्रा ले रहे हो जिसको हम उधार बोलते हैं, तो मुद्रा आपके पास में दो रूप में पहुंचेगी। एक औपचारिक स्रोत के माध्यम से पहुंचती है, दूसरी अनौपचारिक स्रोत। कहने का मतलब कि आपको दो ही स्रोत मुद्रा उपलब्ध करवाते हैं, या तो आपको बैंक उपलब्ध करवाता है या आपको अनौपचारिक स्रोत उपलब्ध करवाते हैं। देखो इसको संस्थागत, इसको संस्थागत स्रोत बोलते हैं, इसको गैर संस्थागत स्रोत बोलते हैं। ध्यान देना आपसे थोड़ा सा। मुद्रा का मतलब आप समझ गए कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है जिसके माध्यम से वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है। मुद्रा की विशेषता आपको बताई दी है, कागज के नोट या सिक्के पर जारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है मुद्रा को। हमारे पास में मुद्रा कैसे उपलब्ध होगी? तो हमें मुद्रा दो स्रोत उपलब्ध करवाते हैं, एक औपचारिक स्रोत करवाता है, दूसरा अनौपचारिक स्रोत कराता है। दोनों ही हमें ऋण के रूप में मुद्रा उपलब्ध करवाते हैं। अगर ये हमें मुद्रा उपलब्ध करवाते हैं तो इनको उपलब्ध करवाने का एक ही स्रोत है ऋण। अब देखो पहले मैं आपको इससे पहले शब्द को कर लेता हूं कि ऋण होता क्या है। देखो ऋण जिसको उधार या समझौता कहा जाता है। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार होता है। अब आपको थोड़ा सा ये अजीबोगरीब लग रहा होगा, मान लो कि ऋण एक उधार कैसे होता है। जैसे मान लो कि आप किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए उधार लेते हैं। उधार लिया तो इसका मतलब वो क्या हुआ? ऋण हुआ। चाहे आपने किसी व्यक्ति से लिया या बैंक से लिया, उधार दी गई कोई भी वस्तु ऋण की श्रेणी में आती है। और उधार किसे कहते हैं? उधार वो होता है जो वापस चुकाना पड़ता है। जो वस्तु वापस चुकानी पड़ती है वो उधार की श्रेणी में आती है। और अगर आपने किसी बैंक, मित्र, रिश्तेदार, सूदखोर, महाजन, साहूकार, सेठ या आपने किसी भी चिर परिचित सहकारी समिति या किसी भी स्रोत से अगर आपने ऋण लिया है, वो ऋण आपको वापस चुकाना पड़ेगा। इसलिए ऋण एक उधार होता है। उधार क्या होता है? जो वापस चुकाना पड़ता है। तो पहले मैं आपको उसकी कई भाषा बता देता हूं कि ऋण क्या है। देखो ऋण एक उधार या समझौता होता है। उधार या समझौता जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक कर्जदाता होता है और दूसरा कर्जदार होता है। देखो कर्जदाता और कर्जदार में क्या फर्क होता है? कर्जदार का मतलब होता है जो व्यक्ति धन उपलब्ध करवाता है। जो व्यक्ति धन उपलब्ध करवाएगा वो कर्जदाता होता है, और जो व्यक्ति धन ले रहा है उसको कहते हैं कर्जदार। यानी ये इसको धन की आवश्यकता होती है। अब देखो कि ऋण एक उधार या समझौता होता है। उधार का मतलब जो वापस चुकाना पड़ता है, समझौते का मतलब इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। तो आगे समझो में ऋण एक समझौता कैसे? जब तक समझौता नहीं होगा तब तक ऋण नहीं मिलेगा। ऋण के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? पहले समझौता होता है। किसी बैंक के पास में जाते हो, क्या बैंक आपको जाते ऋण दे देता है क्या? किसी भी स्थिति में बैंक आपको ऋण प्रदान नहीं करेगा। बैंक पहले आपके साथ में समझौता करता है, आपसे आवश्यक कागजात पूरे करवाता है,
आपसे समर्थक ऋणाधार लेता है। समर्थक ऋणाधार का मतलब क्या होता है कि आप अगर बैंक से ऋण ले रहे हैं तो बैंक आपको ये कहेगा कि मैं किस आधार पर आपको ऋण दूं। यहां एक शब्द आता है ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब होता है, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो ऋण प्लस आधार। बैंक आपसे पूछेगा कि मैं अगर आपको उधार पैसे दूं तो किस आधार पर दूं। आपके पास में कोई चल संपत्ति है, आपके पास में कोई अचल संपत्ति है, आपके पास में जमीन है, आपके पास में मकान है, आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में पशु है, यानी कोई भी स्रोत आपके पास में होना चाहिए जिसके आधार पर आपको ऋण प्रदान करो। तो कहने का मतलब यहाँ बैंक और आपके बीच में एक समझौता हो रहा है। उसी प्रकार ऋण एक उधार या समझौता है। अब समझौता किसके बीच में होगा? कर्जदाता के बीच में होगा और कर्जदार के बीच में होगा। कर्जदाता वो व्यक्ति होता है जो ऋण प्रदान करता है और कर्जदार वो व्यक्ति होता है जो ऋण लेता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऋण एक उधार या समझौता होता है जिसमें कर्जदाता कर्जदार को कुछ धन या वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। ऋण एक उधार या समझौता होता है जिसमें कर्जदाता कर्जदार को कुछ धन या वस्तुएं उपलब्ध करवाता है तथा भविष्य में ब्याज सहित वापस चुकाने का वचन या वादा भी करता है। ये जो व्यक्ति आपको धन उपलब्ध करवाएगा वो पहले आपसे समझौता करेगा कि भैया मैं 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज दूंगा, 1 साल के लिए आपके पैसे दूंगा, 1 साल के बाद में एक साथ मैं ब्याज सहित पैसे वापस दूंगा। ठीक है, ये शर्तें वो आपके सामने रखेगा। आप उसके साथ में समझौता करोगे, ठीक है मैं 1 साल के बाद में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा, 2 रुपए सैकड़े 24% ब्याज दर से आपको पैसे का ब्याज दे दूंगा और समय पर आपके पैसे में भुगतान कर दूंगा, एक साथ पैसे दूंगा ब्याज से। अगर आप जिस व्यक्ति से ऋण ले रहे हो उस व्यक्ति ने जो जो बातें आपको बताई है, अगर आप उन बातों से सहमत हैं तब तो अगला आपको ऋण देगा, उधार पैसे देगा। अगर आप उसकी बातों से सहमत नहीं हैं तो आपके बीच में समझौता नहीं हुआ। समझौता नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में आपको ऋण नहीं देगा। तो ऋण कब मिलेगा? जब समझौता होगा। तो ऋण क्या होता है? ऋण एक समझौता भी होता है। उधार तो होता ही है, उधार के साथ साथ ऋण एक समझौता भी होता है। ऋण एक उधार या समझौता होता है जिसमें कर्जदाता जो धन दे रहा है वो कर्जदार जो धन ले रहा है उसको कुछ धन या वस्तुएं उपलब्ध करवाता है और भविष्य में ब्याज सहित वापस चुकाने का वचन या वादा भी करता है। ये समझ में आ गया तुम्हें? आप देखिए कि ऋण आपको कौन प्रदान करेगा। ये तो आप समझ गए कि ऋण एक उधार होता है जो वापस चुकाना पड़ता है और इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कर्जदाता होता है और दूसरा कर्जदार होता है। ये आपको धन दे रहा है, आप धन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, आपके और इसके बीच में समझौता होगा, इसकी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी तभी आपको ऋण उपलब्ध करवाएगा। अब इसके अलावा आपको ऋण कौन कौन प्रदान करते हैं? देखो, ऋण प्रदान करने के लिए आपके पास में 2 स्रोत है, एक औपचारिक स्रोत होता है और दूसरा अनौपचारिक स्रोत होता है। औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क क्या होता है? यह संस्था का स्रोत होता है। इसके अंतर्गत आप जो भी धन उधार ले रहे हैं वो किसी संस्था से ले रहे हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत से अगर आप धन उधार ले रहे हैं तो वो कोई संस्था नहीं है, आप किसी व्यक्ति विशेष से धन उधार ले रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है आप देखिए। औपचारिक स्रोत, इसमें बैंक या सहकारी समिति जिसको आप सोसाइटी बोलते हो धन उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अनौपचारिक स्रोत में कौन धन उपलब्ध करवाता है? इसके अंतर्गत मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार, सूदखोर कौन होता है? जो ब्याज का धंधा करता है, ब्याज पर धन उधार लेता है। ये आपको धन उपलब्ध कराएंगे। औपचारिक स्रोत, ये संस्था का स्रोत होता है, इसमें आप अगर ऋण लोगे तो आपको बैंक या सहकारी समितियां धन उपलब्ध करवाती है। ठीक है,
अगर आप अनौपचारिक स्रोत या गैर संस्थागत स्रोत से ऋण प्राप्त कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपको मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार, बड़ी जमीन भूमि का मालिक होता है ना, और सूदखोर जो ब्याज का धन उधार देने का काम करता है, जो ब्याज का काम करता है, ऐसे व्यक्ति आपको धन उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ भी आपको ऋण मिल रहा है, यहाँ भी आपको ऋण मिल रहा है। यहाँ बैंक सहकारी समिति ऋण दे रही है, लेकिन यहाँ पर मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार और सूदखोर आपको ऋण प्रदान कर रहे हैं, ब्याज पर पैसे उधार दे रहे हैं। अगर कोई भी मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, सूदखोर, जमींदार अगर आपको धन उपलब्ध करवा रहे हैं तो आप ऋण के अनौपचारिक स्रोत से उधार ले रहे हैं। ध्यान रखना, अनौपचारिक स्रोत में कौन आते हैं? मित्र, रिश्तेदार, सेठ और साहूकार, सूदखोर। ठीक है। इधर अगर आप बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से धन उधार दे रहे हैं तो आप ऋण के अनौपचारिक स्रोत से उधार दे रहे हैं। आपको ऋण कौन प्रदान कर रहा है? अनौपचारिक स्रोत। और इधर आप किसी व्यक्ति विशेष से ऋण ले रहे हैं तो आपको कौन प्रदान कर रहा है? अनौपचारिक स्रोत। इनकी विशेषता क्या होगी? ये सामाजिक सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत लाभ, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं। यानी बैंक या सहकारी समितियां अपने लाभ के लिए काम नहीं करती हैं। ये एक सेवा क्षेत्र होता है। ये जो भी लोग इनमें सदस्य होते हैं ये उनके लाभ के लिए काम करते हैं, उनको सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप अनौपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं, आपने अपने मित्र, रिश्तेदार से, किसी भी साहूकार, जमींदार, या अगर आपने सूदखोर से ब्याज पर पैसे उधार या ऋण लिया है, ये व्यक्ति अपने लाभ के लिए आपको धन उधार देंगे। आपके विकास के लिए, आपके लाभ के लिए धन नहीं देते हैं, बल्कि ये अपने खुद के लाभ के लिए आपको धन प्रदान करेंगे। अगली विशेषता, इनकी ब्याज दर कम होती है। इनकी ब्याज दर उच्च होती है। इसको अगर आपने औपचारिक स्रोत बैंक या सहकारी समिति से धन उधार लिया है, ये आपको कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष, सूदखोर, रिश्तेदार से अगर आपने धन उधार लिया है तो इसकी ब्याज दर ऊंची होती है। ये उच्च ब्याज दर पर आपको धन प्रदान करेगी। ठीक है। अगली, वापसी आसान किस्तों में होती है। लेकिन यहां पर वापसी एक मुश्त होती है। एक मुश्त कम, एक साथ, यानी कम ब्याज पर आपको धन प्रदान करेंगे। लेकिन औपचारिक स्रोत यानी गैर संस्थागत, गैर शब्द का मतलब होता है, ये गैर शब्द जिस शब्द से पहले जुड़ जाता है उससे अगला काम नहीं होता है। संस्थागत यानी कोई भी संस्था, गैर संस्थागत मतलब संस्था नहीं है, गैर जहां जुड़ जाएगा तो उससे अगला काम ये नहीं होगा। तो ये गैर संस्थागत का मतलब कि यहां धन कोई संस्था प्रदान नहीं करी। बैंक एक संस्था होती है, नहीं, बैंक यहां धन उपलब्ध नहीं करवाएगी आपको। यहां तो आपको कोई व्यक्ति उपलब्ध करवाएगा, मित्र उपलब्ध करवाएगा, आपका कोई सूदखोर ब्याज का धंधा करने वाला व्यक्ति आपको ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो इसकी विशेषता ये ब्याज दर ज्यादा रखेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने लाभ के लिए काम करते हैं। इधर औपचारिक स्रोत है, ये ब्याज दर कम रखते हैं, बहुत कम ब्याज रखते हैं आपसे, क्योंकि ये आपके लाभ के लिए काम करते हैं। ये वापसी, जब बैंक आपसे धन की रिकवरी करता है, वापस धन देता है, उस समय वो आपसे पूछता है कि भाई आप 5 साल में लौटाओगे, 9 साल में लौटाओगे, 14 साल में लौटाओगे, 20 साल में, 25 साल में। उसके आधार पर आपकी सुविधा के अनुसार बैंक आपसे वापसी की किस्त निर्धारित करता है कि आप जो ऋण है उसको कितनी किस्तों में अदा करोगे। यहां ऐसा नहीं होता है।
औपचारिक स्रोत जो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये अपने लाभ के लिए काम करते हैं। जो व्यक्ति उधार दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, चलो कर्ज के जाल में फंस रहा है उससे इनको मतलब नहीं है, ये अपने लाभ के लिए काम करेंगे, ये अपनी ब्याज दर उच्च रखते हैं, ये आपसे धन की वापसी एक मुश्त करते हैं। एक मुश्त का मतलब कि अगर आपने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार दिया, अगर उसने कहा कि 24% की दर से ब्याज दूंगा, मान लो, तो 1 साल के बाद में लगभग आपको 1,24,000 रुपए, 24,000 रुपए ब्याज हो गया, 1,24,000 रुपए ये स्रोत आपसे एक साथ लेगा, ब्याज सहित अपने मूल की अदायगी करेगा, लेकिन ये आपसे आसान किस्तों मिलेगा। ठीक है, अगली विशेषता, ये लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। यहां आपको जो भी ऋण मिलेगा उसकी अवधि लंबी होती है, 14 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, 20 साल तक, लेकिन ये बहुत कम अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। यानी यहां आपको जो भी ऋण मिलेगा उसकी अवधि ज्यादा होती है। यानी अगर इस वर्ष आपने किसी बैंक या सहकारी समिति से ऋण उधार लिया तो ये नहीं कि अगले साल आपसे वो वापसी करवाएंगे, नहीं, आसान किस्तों में लंबे समय तक के लिए आपको धन उधार देंगे। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति से ऋण लिया है, किसी व्यक्ति से धन उधार लिया है, तो वो आपको 15 साल तक पैसे नहीं छोड़ेगा, वो 1 साल की अवधि के दौरान ही आपसे पैसे की रिकवरी करना शुरू कर देगा, और वो भी 1 साल ब्याज सहित अपने पैसे वापस लेगा, ब्याज की दर ऊंची रखेगा, कम अवधि के लिए आपको ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, और सबसे मुख्य विशेषता इसकी, ये भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। जबकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते, मुख्य विशेषता है। यानी ये भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत जिसमें मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार, सूदखोर जो ब्याज पर धन उधार देने का काम करते हैं, अपने लाभ के लिए धन उधार देते हैं, ये व्यक्ति कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होते, ये कोई संस्था नहीं होती है, इनके कोई भी नियम और शर्तें नहीं होती है, इनकी एक निश्चित नियम और शर्त होती है, ये कभी भी अपने नियम और शर्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आप इसने मान लो आपको दे दिया कि आपको 2 साल के लिए पैसे उधार दे दिए, लेकिन ये 6 महीने के बाद भी आपसे वापस धन मांग सकते हैं, इन पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। जबकि ये आपको लंबे समय के लिए धन प्रदान करेंगे। इनकी जो भी नियमावली होती है पहले स्पष्ट होती है, जो भी नियम होते हैं वो आपके सम्मुख होते हैं, सामने होते हैं, उनके अनुसार आपको काम करना पड़ता है, इसके लिए कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं, ये अपने लाभ के लिए काम करते हैं। तो इनकी बात विशेषता में आप देखना पड़ेगा। आपको ऋण कौन प्रदान करता है? ऋण के 2 स्रोत हैं, औपचारिक स्रोत, दूसरा है अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक का मतलब संस्था, जब ऋण आप किसी संस्था से ले रहे हो। अनौपचारिक स्रोत, जब ऋण आप किसी गैर संस्था से ले रहे हो, कोई संस्था नहीं है, आप अगर किसी व्यक्ति विशेष से ऋण उधार ले रहे हो, पैसे उधार ले रहे हो, तो वो हो गया गैर संस्थागत स्रोत। विशेषता में अपने क्या बोलेंगे? औपचारिक स्रोत संस्था में कौन आते हैं? बैंक या सहकारी समिति आती है। गैर संस्थागत में आपको धन कौन उपलब्ध कराएगा? मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार या सूदखोर, जो ब्याजखोर होते हैं। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है? ये सामाजिक सेवा, ये समाज को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से आपने देखा होगा हर गांव में बैंक खुले होते हैं, तो वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए थोड़ी होते हैं, नहीं, जनता की सेवा प्रदान, जनता को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से ये बैंक या सहकारी समितियां संचालित की जाती है। इधर देखो अनौपचारिक स्रोत, गैर संस्था, यहाँ संस्था नहीं, यहाँ व्यक्ति धन प्रदान कर रहा है, ये अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है कि लोगों को अधिक से अधिक धन प्रदान करके ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाना, खुद लाभ, अगला से घाटे में जा रहा है, कर्ज के जाल में फंस रहा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं है, खुद अधिक मात्रा में धन प्राप्त करना। तो ये जब लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेंगे, इनका उद्देश्य है कि सेवा, अगले को लाभ मिलना चाहिए, जनता को लाभ होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ब्याज की दर को क्या करते हैं? कम करते हैं। इधर ये तो अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, ये अपनी ब्याज दर को उच्च रखते हैं। आगे औपचारिक स्रोत में जो भी आपको ऋण दिया गया है उसकी वापसी आसान किस्तों में होती है। मान लीजिए कि औपचारिक स्रोत में बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का ऋण दिया है और
आप बैंक को किस्त बताओगे, बैंक ही नहीं देगा कि मैं 1 लाख रुपए ब्याज सहित वापिस एक साथ दूंगा, नहीं। आप बैंक को 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से बैंक को आप दे सकते हो। बैंक आपको ये नहीं कहेगा मैंने आपको 1 लाख रुपए एक साथ दिए थे तो मैं भी एक साथ पैसे दूंगा, नहीं। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैंक को धन वापस कर सकते हो, लेकिन जितना टाइम बैंक आपको देता है 2 साल 10 साल, उस पीरियड के दौरान आपको बैंक का पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। इधर ये वापसी आसान किस्तों में नहीं करते, ये एक साथ करते हैं, एक साथ बैंक अपना पूरा धन ब्याज सहित वापस लेंगे, ठीक है। बैंक आपको लंबी अवधि के लिए कम से कम 9-10 साल के लिए आपको धन प्रदान करता है। आज आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिए तो आपको ये 1 लाख रुपए 9-10 साल तक चुकाने हैं। लेकिन अगर आपने अनौपचारिक स्रोत किसी संस्था से न लेके किसी व्यक्ति से आपने ऋण उधार दिया है, ये व्यक्ति आपको 9 या 10 साल तक के लिए 1 लाख रुपए नहीं देगा, ये बहुत कम अवधि के लिए आपको ऋण प्रदान करता है, उसके बाद में एक साथ पैसे वापस ले लेता है। और सबसे बड़ी विशेषता, औपचारिक स्रोत भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, यानी ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन होती है उसका पालन करते हैं। और ये कोई रजिस्टर्ड नहीं होते, ना ये कोई संस्था होती है, ये व्यक्ति विशेष जो अपने लाभ के लिए लोगों को धन प्रदान करते हैं, अपनी ब्याज दर पहुंचा रख के एक मोटा मुनाफा कमाते हैं, और ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं होती है, कभी भी अपने नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा टॉपिक बोलता हूं, उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज करेंगे। यहां देखिए कि अनौपचारिक के जो स्रोत हैं, जब ये लोगों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लोग इनसे धन क्यों प्राप्त करते हैं? इन स्रोतों से धन लेने का औचित्य क्या है? जब बैंक आपसे कम ब्याज लेते हैं, आपके लाभ के लिए वो काम करते हैं, लंबी अवधि के लिए आपको धन प्रदान करते हैं, वापसी आपसे आसान किस्तों में करते हैं, रजिस्टर्ड संस्था होती है, तो फिर मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार, सूदखोर से धन लेने की आवश्यकता है? लोग इनसे धन क्यों लेते हैं? इसका एक बड़ा कारण है, इस स्रोत को बंद कर देना चाहिए। मैं मानता हूं इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जितने ऋण की आवश्यकता होती है उसका 50% भी बैंक और सहकारी समितियां पूरा नहीं कर पाती हैं। मान लो किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मुश्किल से उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए ही बैंक उपलब्ध करवा पाता है। बाकी 1 लाख रुपए के लिए उसे किसी मित्र, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, जमींदार या सूदखोर के पास ही जाना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैंक उसको 2 लाख रुपए नहीं देना चाहता, बैंक उसको 2 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन बैंकों का विस्तार इतना नहीं है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके कारण बैंक प्रत्येक व्यक्ति को धन उपलब्ध करवा सके। इसलिए जब तक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विस्तार नहीं होगा, तब तक अनौपचारिक स्रोतों से लोग ऋण को प्राप्त करते रहेंगे और उनके कर्ज के जाल में फंसते रहेंगे। ठीक है, कल की जो क्लास है उसमें मैं आगे जो भी आपका बैंक या बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं, बैंक किस प्रकार से आपको धन उपलब्ध करवाते हैं, मुख्य रूप से बैंक आपके लिए कौन कौन से कार्य करते हैं, ये जो भी तमाम चीजें आपकी कल की क्लास में